हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं कि किन्स के रोजगार के सिद्धांत में उत्पादन संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से और कहां पर होता है। जैसा हम देख रहे हैं इस सारणी में उत्पादन संतुलन का निर्धारण सारणी के माध्यम से भी और रेखाचित्र के माध्यम से भी दोनों तरह से हम देखेंगे और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसा हम देख रहे हैं इस सारणी में आय, उपभोग, निवेश और बचत, और चूंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा संतुलन का निर्धारण होता है, इसलिए समग्र मांग और समग्र पूर्ति को भी सारणी में दिखाया गया है। सबसे पहले हम आय के स्तर पे आते हैं। जब आय 0 है तो ऐसी दशा में उपभोग 100 है, निवेश 100 है और बचत कितना होगा -100। बचत क्यों -100 हो जा रहा है? देखिए आय हमारा इनकम 0 है लेकिन फिर भी हम 100 रुपए का उपभोग कर रहे हैं तो -100 ही तो बचत है, यानी कि बचत नहीं है बल्कि कर्जे में चल रहे हैं 100 रुपए के। ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारे पास कमाई है ही नहीं और 100 रुपए खर्च कर रहे हैं? भैया एक बात जान लीजिए, कमाई रहे या न रहे हम भूखों नहीं रह सकते, इसलिए हम कर्ज लेकर के खाएंगे लेकिन खाएंगे जरूर। इसीलिए आय 0 रहने पर भी उपभोग 100 है और उपभोग कभी 0 नहीं होता है। उपभोग कुछ न कुछ हमेशा अर्थव्यवस्था में बनी रहती है। इसीलिए 0 आय होने के बाद भी उपभोग 100 है और 100 उपभोग है तो बचत -100 हो जाएगा। -100 होने का मतलब है कि 100 रुपया कर्जा हमने लिया है। अब आय बढ़ के 100 रुपए हो जा रहा है तो उपभोग अब 150 रुपए हो जा रहा है। अब आय 100 रुपए है, उपभोग 150 है, यानी कि अभी भी 50 रुपए कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए कमा रहे हैं और 150 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए बचत जो है -50 है और निवेश जो है 100 रुपए की हो जा रही है। यहां पर आप देखेंगे निवेश 100 था, उपभोग 100 था तो निवेश 100 था। क्यों? क्योंकि जितना उपभोग हम कर रहे हैं उतना पैसा तो हम खर्च कर रहे हैं ना, इसीलिए तो उपभोग कर रहे हैं, और जो खर्च कर रहे हैं वही निवेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतने का उत्पादन का होता है, उतने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, इसीलिए उतना निवेश हो जाता है। अब जो है आय यदि 200 है तो उपभोग भी 200 है। आय 200 है, उपभोग 200 है तो बचत आप देखेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना हम कमा रहे हैं उतना जो है खर्च भी करने लग रहे हैं। लेकिन निवेश 100 जो है कंटिन्यू बना हुआ है। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, स्वायत्त निवेश है जो स्वयं जो है अपने आप को होती रहती है, तो वह जो है स्थिर होता है। इसको हम रेखाचित्र में एक ऐसे पैरेलल लाइन से x अक्ष के समानांतर रेखा खींच करके हम दिखा सकते हैं। चूंकि इसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस चित्र में हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए निवेश कंटिन्यूअस जो है 100 बनी हुई है। आप देखेंगे आय जैसे जैसे 100 जो है बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन आय जिस अनुपात में बढ़ रहा है उस अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ रहा। उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है और आय तेजी से बढ़ रहा है। उपभोग के धीरे धीरे बढ़ने से और आय के तेज बढ़ने से बचत आप देखेंगे बाद के समय में पहले 0 है, फिर बाद में बचत 50 होने लगा, अब 100 होने लगा, फिर उसके बाद 150 होने लगा, फिर 200 होने लगा। यानी कि आय जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है बचत बढ़ती जाती है। क्यों बचत बढ़ती जा रही है? क्योंकि जितना आय बढ़ रहा है उतने पूरा का पूरा हम उपभोग नहीं करते हैं बल्कि उसका कुछ भाग बचत करते हैं। अब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर आते हैं। समग्र मांग बराबर होता है C+I, यानी कि उपभोग प्लस निवेश। उपभोग 100 है, निवेश 100 है तो समग्र मांग जो है 200।
निवेश जितने का हो रहा है और जितना उपभोग हो रहा है वो दोनों मिला देते हैं तो वही कुल मांग हो जाता है अर्थव्यवस्था की। तो जैसे जैसे देखिए उपभोग भी बढ़ता जा रहा है, निवेश स्थिर है, तो उपभोग के बढ़ने के दर के साथ निवेश को जोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो है समग्र मांग भी अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। उपभोग के बढ़ने के साथ साथ जो है समग्र मांग भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि आप क्या देखेंगे कि समग्र मांग की वृद्धि किस बात पर निर्भर करती है? उपभोग पर। उपभोग बढ़ेगा तो समग्र मांग अपने आप बढ़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति जो है बराबर होता है उपभोग प्लस बचत। उपभोग और बचत दोनों को मिला देते हैं तो समग्र पूर्ति हो जाती है। अब उपभोग 100 है, बचत -100 है, तो समग्र आपूर्ति कितना होगी? समग्र पूर्ति 0 होगा। 100 माइनस 100 बराबर 0। उपभोग 150 है, बचत -50 है, तो समग्र पूर्ति कितना होगा? 100। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उपभोग बढ़ने के साथ साथ ये जो है चूंकि बचत धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस दर से बचत बढ़ रहा है उसी दर से उपभोग भी बढ़ रहा है, उसी दर से समग्र पूर्ति भी बढ़ता जाता है। जहां पर आय हमारा 400 है, जहां आय हमारा 400 है वहीं पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति भी 400 हो जाती है। इसके पहले समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है। जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है वह संतुलन की स्थिति को दिखाता है और उसके पहले समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होता है ऐसी दशा में क्या होती है कि समग्र पूर्ति के विस्तार की गुंजाइश पूरी बनी रहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग बहुत ज्यादा है तो उत्पादन करने वाला या उत्पादक मांग के अनुसार अपनी पूर्ति एडजस्ट करने का प्रयास करता है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे समय बीतने के साथ जो है समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाता है। अब जो है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है उसी के तुरंत बाद उसके बाद आप देखेंगे समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम हो जा रही है। समग्र मांग देखिए 450 है और समग्र पूर्ति 500 है। ऐसी दशा में होगा क्या कि पूर्ति समग्र पूर्ति तो बहुत ज्यादा होगी, समग्र मांग कम हो गया तो उत्पादक के पास अतिरिक्त जो है उत्पादन बच जाएगा, अतिरिक्त वस्तुएं और सेवाएं रह जाएंगी, इसलिए वह उत्पादन कम करने का प्रयास करेगा। इस तरह से समयानुकूल जो है संतुलन की स्थिति जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है वहीं पर पाई जाती है। समग्र मांग समग्र की पूर्ति के बराबर होने की स्थिति ही उत्पादन संतुलन को निर्धारित करता है। इसको इस चित्र में भी देख सकते हैं जहां पर एक्स अक्ष पर आय उत्पादन और रोजगार को दिखाया गया है, यानी कि आय पर्याय है उत्पादन का और उत्पादन पर्याय है रोजगार का, यानी कि आय बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इसीलिए एक्स अक्ष पर इन तीनों को दर्शाया गया है। वाई अक्ष पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति को दिखाया गया है। आप देखेंगे संतुलन स्तर के पहले समग्र मांग वक्र समग्र पूर्ति वक्र ये 45 अंश का रेखा है। 45 अंश का रेखा समग्र पूर्ति वक्र है। समग्र एस इक्वल टू उपभोग प्लस बचत है और चूंकि उपभोग शून्य नहीं हो सकता इसलिए समग्र मांग जो है थोड़ा ऊपर से यानी कि 100 से जो है स्टार्ट होकर के समग्र पूर्ति को इस ई बिंदु पर काटते हुए आगे बढ़ता है। ई बिंदु पर काटते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस संतुलन बिंदु के पहले समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है। समग्र पूर्ति रेखा देखिए यह है और समग्र मांग रेखा यह है। तो संतुलन बिंदु के पहले समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है। ऐसी दशा में क्या होगा
कि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग ज्यादा है। अब इस संतुलन बिंदु के बाद आप देखेंगे कि समग्र पूर्ति समग्र मांग से ज्यादा है। जब समग्र पूर्ति समग्र मांग से ज्यादा होती है तो अतिरिक्त पूर्ति होने के कारण, मांग कम होने के कारण उत्पादक सोचेगा कि हम अब उत्पादन कुछ न कुछ कम करें। इस तरह से संतुलन की स्थिति, जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है, वहां पर निर्धारित हो जाती है। संतुलन बिंदु के पहले बचत निवेश से कम होता है और संतुलन बिंदु के बाद बचत निवेश से अधिक होता है। इसी चीज को बचत और निवेश के आधार पर उत्पादन संतुलन का निर्धारण हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आज के लिए बस धन्यवाद।